और बच्चों बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ऐसे बन जाओगे? सीखना पड़ता है ना, सीखो। चलो एक सवाल और देखो। ये मैंने बैलून बनाया था, ये बैलून था, वही डेटा लिखवाना जो आपने कॉपी में लिखा है। और इस बैलून में मैंने इलास्टिसाइज्ड क्यों लिखा? इलास्टिसाइज्ड माने जैसे कपड़े का इलास्टिक होता है, वो बॉडी को पकड़े रहता है, चाहे वो मोटा आदमी पहन ले चाहे पतला आदमी पहन ले, और वो बॉडी को क्या करेगा? पकड़े रहेगा। तो इलास्टिसाइज्ड का मतलब यही है कि ये जो रिंग है इस सरफेस को पकड़े रहेगा। ये बैलून छोटा भी होगा तो ये छोड़ के भागेगा नहीं, और बड़ा होगा तो भी छोड़ के भागेगा नहीं। इसलिए उसका असली साथी है जो हमेशा उसको पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, और हर समस्याओं में जिम्मेदार वो भी बना रहता है। इसलिए इलास्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और प्लास्टिक सबसे बकवास होता है। तो एक इलास्टिक है और एक प्लास्टिक है। ये वाला कौन है? इलास्टिक है। अब इसमें से यहाँ से एयर का फ्लो हो रहा है, रेट मैंने लिखवाया था 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ना। इसका रेजिस्टेंस भी दिया होगा। हाँ, मैं ज़रा लिखूँगा, रेजिस्टेंस ऑफ इलास्टिसाइज्ड रिंग इज 10 ओम। बस यही दिया है। फील्ड का मान भी तो लिखा होगा, 0.5 टेस्ला। बस कितना दिया था? वो रेडियस दिया नहीं था, वो बोला था कि जब वो रेडियस आ जाए तब कितनी करंट होगी। वो रेडियस तो आएगा, वो लास्ट में आएगा ना। जो सवाल में दिया जाता है वो शुरू की कंडीशन दी जाती है, और जो पूछा जाता है वो लास्ट में कोई बात पूछा गया। तो मैंने जो आपसे पूछा था वो ये था, फाइंड करंट इन रिंग when its radius become 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये सवाल था, यही था ना। अब चलो, मैं सब लोग क्वेश्चन नोट किया था और अब मैं लगाने जा रहा हूँ। आप ये बताइए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। क्या बदल रहा है? एरिया बदल रहा है। क्लियर तो हो गया कि यहाँ पे एरिया बदल रहा है। अब सवाल मैं यहीं पे लगा दूँ, इसी जगह वाइट बोर्ड बनाता हूँ और इसी पे लगाता हूँ। अब बच्चों, आपको पहले करंट निकालने के लिए पहले बैटरी बनाना पड़ेगा, ई का मान लेना पड़ेगा, और ई का मान लेने के लिए, ई का मान निकालने के लिए आपको ये देखना है कि फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं। अब फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स हमें दिखाना है बदलते हुए। तो अब क्या लिखोगे? बी तो कांस्टेंट हो गया। अब आप लिखोगे d/dt एरिया। अब एरिया लेना है। एरिया किसका लेना है? स्फेयर का लेना है, बैलून का लेना है, या रिंग का लेना है? करंट बैलून में आए तो बैलून का ले लेना, और करंट रिंग में आए तो रिंग का ले लेना। किस में आएगा करंट? तो रिंग का एरिया लो, बैलून से क्या मतलब है? तो अब रिंग का एरिया क्या होगा? πr²। आर रेडियस, आर क्या है? रेडियस है। जिस समय पूछा होगा, जिस समय कैलकुलेशन हो रहा होगा, उस समय का रेडियस आर है। ये रेडियस आर है। ये रेडियस आर है। अब आप इसे बच्चों सिंप्लीफाई कर लो। अब आप क्या लिख सकते हो? r² का 2r हो जाएगा, 2πbr dr/dt। ये समझ आया? r² माने 2r
डी आर बाई डी टी, तो 2r पहले आ गया, पाई पहले आ गया, डी आर बाई डी टी। अब देखो ईएमएफ के लिए हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, डी आर बाई डी टी। जब तक डी आर बाई डी टी नहीं आएगा तब तक ईएमएफ नहीं आएगा। अब डी आर बाई डी टी कैसे निकालें, मतलब रेडियस बदलने का रेट क्या है, रेडियस बदलने का रेट क्या है, दिया है क्या, क्या दिया है, और रेडियस बदलने का रेट है कि वॉल्यूम बदलने का, रेडियस बदलने का रेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम बदलने का रेट है, आपने बोला है तो उसको हम ले लेते हैं। अब बच्चों देखो दूसरी बात जो लिखा है, वॉल्यूम स्फेयर का जो इस बैलून है v बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर मैं डी अपान डी टी कर दूँ तो डी अपान डी टी कर दूँ तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर अपान डी टी, क्योंकि हमें डी अपान डी टी मालूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो फिर हम डी आर बाई डी टी तो निकाल ही सकते हैं। अब डी आर बाई डी टी यहाँ से निकल जाएगा, बताओ समझ आ रहा निकल कैसे जाएगा। अच्छा अब ये बात हो गई, इसके बाद अब आपको क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए, आई का मान। तो बच्चों आई बराबर क्या लिखोगे, ई अपान आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब ई अपान आर हो गया, ई का मान 2 पाई बी आर। बच्चों डी आर बाई डी टी का मान, हाँ डी वी अपान डी टी, शाबाश, और डिवाइडेड बाई, वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये पाई से पाई जो कैंसिल हो सके कैंसिल कर दो, ये 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, इधर उधर कुछ और कम हो जाएगा, b अपान 2r आर हो जाएगा। देखते रहना, सवाल को देखते रहना, dv अपान dt। एक बार चेक कर लो सभी लोग, चेक करके बताओ कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, हाँ छूटा होगा तो उसका नंबर मिल जाएगा, तो देखते रहना। स्मॉल आर छूट गया है, अरे हाँ नहीं बताओ तब तो आगे बढ़ूँ, सही है, अच्छा सही बोलने में इतना समय लगता है। अब चलो ठीक है सही है तो वैल्यू लिखवा दो, आई बराबर बी का मान पढ़ो 0.5। जिस समय पूछा है उस समय बैलून का रेडियस पढ़ो, 10 सेंटीमीटर, मीटर बनाओ, 0.1 मीटर, स्मॉल आर। कैपिटल आर रेजिस्टेंस 10 ओम, dV अपान dt वॉल्यूम पर सेकंड कितना लिखा है 30 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब बनाओ, -6 हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन करो आप। अब सवाल लगा रहे होंगे ये 10 से 10 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 30 का 0.5 में मल्टी कर दोगे तो 15 हो जाएगा, और 15/2 कर दोगे तो 7.5 हो जाएगा, और 7.5 माइक्रो एम्पियर अपना आंसर हो जाएगा। अपान में 3। अभी कहाँ नींद में थे क्या आप अभी तक? जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3r स्क्वायर होगा ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, वो तो पहले लिख दिया था, मतलब अभी सवाल वहाँ लिख रहे हैं, आंसर यहाँ का ढूंढ रहे हैं। पैरेलल में चला करो साथ में। 7.5 माइक्रो एम्पियर हो गया, सही है। देखते रहा करो, अगर आप कैलकुलेशन को नहीं पकड़ पा रहे हो तो 10 दिन बाद एग्ज़ाम में नंबर कैसे पकड़ पाओगे, सोचो। इसलिए अपने ब्रेन को तो कम से कम परफेक्ट रखो, कैलकुलेशन उसी समय करो जिस समय बताया जाए, आधे घंटे बाद याद आता है। हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन आप लिख लीजिए, लिख के
पूछ लिया करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ना पूछे बाद में। मेरे कहने का मतलब है कि अलर्ट रहें। काम ज़्यादा है तो अलर्ट रहेंगे तभी ज़्यादा हो पाएगा ना। अलर्टनेस की ज़रूरत है, बस इतनी बात है। पूछना चाहिए, पूछते रहा करो। कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो मैं भले कुछ बोलूं, बोलने दिया करो, आप अपना काम करो। अब ये करंट की वैल्यू निकल गया। अब बताइए दोनों बैटरी बनाने का तरीका समझ आया। दो ही केस हो सकता है, या तो एरिया बदलेगा और या तो फील्ड बदलेगा। तीसरा कुछ होता नहीं तो मैं क्या तीसरा बात करूं। तब भी चलो एक बात कर लेता हूं। एक सवाल लगा दो आप। आपका ज़रा बुद्धि टेस्ट कर लें कि कितना रात तक पढ़े थे कि सोए थे। चलो किताब लेके उसी किताब पे झूल झूल कर गिरते रहते हैं। बच्चों लोग देखो सुनो, ये कोई वायर है, वायर लूप है, और ये कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0 0। ये लेंथ है यहाँ पे, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 3 मीटर और 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0 और 2 मीटर, सब कोऑर्डिनेट लिखा जा रहा है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 3 मीटर और 2 मीटर। इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ये बी लिखा है। इधर मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है, इधर चारों तरफ है, यहाँ भी है। ऐसे एक लाइन बना देना चाहिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में सभी जगह है, इधर नहीं है, इधर है, इस क्वाड्रेंट में है। ऐसा इसलिए फिगर बना देते हैं टीचर। लिखा है कि फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी इन टेस्ला बराबर 2x स्क्वायर टी क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड x और t के साथ बदल रहा है। कल आप लोगों ने एक सवाल ऐसा पढ़ा था जिसमें हमने y और t के साथ बदला था। आज बदल गया है समय, तो x और t के साथ बदल दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है 2x स्क्वायर टी क्यूब। फॉर बी फाइंड करंट इन लूप ऑफ रेजिस्टेंस, in loop of resistance 1 ohm per meter, 1 ohm per meter at time t बराबर 2 सेकेंड। बच्चों ये सवाल लिखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है x और t के साथ, b बराबर 2x स्क्वायर टी क्यूब, तो पूछा है कि लूप में करंट क्या होगा जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर है, और वो भी किस समय में पूछा है, t बराबर 2 सेकंड पर। तो आपको इसे कैलकुलेशन में लेना है जल्दी से। यहाँ पे कौन सा चीज़ बदल रहा है? फील्ड बदल रहा है, एरिया नहीं बदल रहा है, फील्ड बदल रहा है। फील्ड बदलने का केस है। अभी इसको कैसे लगाएंगे? आंसर आपके ठीक है, देखिए क्लास से आंसर आ चुका है। और बच्चों मैं लगा के कैलकुलेशन थोड़ा टाइम बचाऊंगा, आपको समझा रहा हूँ। सुनो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है और केवल टाइम के साथ नहीं बदल रहा है,
एक्स और टी दोनों के साथ बदल रहा है। आपने आज जो पहला सवाल किया था तो मैग्नेटिक फील्ड केवल टाइम के साथ बदल रहा था, लेकिन आज ये आखिरी सवाल जो हम ले रहा हूँ तो इसमें एक्स और टी दोनों के साथ बदल रहा है। अब अगर ये दोनों के साथ बदल रहा है तो फिर हमें एक छोटा सा स्टेप लेना पड़ेगा। अब सोचो कि मैं क्या करूं। अगर ये फील्ड केवल टी के साथ बदलता तब तो मैं dv/dt निकाल के एरिया में मल्टीप्लाई कर देता, जो फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे तो t और x दोनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए अब यहाँ से भी हटो आप और मेन फार्मूले पे जाओ जहाँ से शुरू हुआ था, और वो शुरू हुआ था d∅/dt। इसका मतलब अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, फाई माने फ्लक्स निकालो। अब आप पहले आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और फ्लक्स निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि x पे भी डिपेंड कर रहा है। तो उस सिचुएशन में कल पढ़ा था कि हमें एक छोटा सा स्ट्रिप लेना है और उधर लेना है जिधर वेरिएबल है। तो वेरिएबल किधर है, x की तरफ, इसलिए हमें x साइड में लेना है। तो x इधर हो गया और बच्चों ये dx हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए, पहले d∅ लिखना चाहिए। अब मेरा टारगेट क्या हुआ बच्चों, फ्लक्स निकालना। बोलो, अगर यहाँ पे मैं d∅ लिखूँगा तो d∅ बराबर क्या लिखूँगा, b इंटू एरिया। ये लिखूँगा, b का मान बताना 2 t³ x², ये लिखा था, इंटू एरिया। इस एरिया को देखो वहाँ पे, लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ तो 2 मीटर मिलेगा, ये तो 2 मीटर मिलेगा, और ये वाला कितना मिलेगा, dx मिलेगा। तो एरिया में क्या लिखोगे, 2 इंटू dx। बच्चों अब फाई का मान लिखोगे किसी टाइम पर, 2 2 जा 4 t³ x² dx एंड लिमिट रन फ्रॉम 0 to 3। समझ आ रहा, पूरा x 3 मीटर है, 0 से 3 हो गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे 4t³ और इसका इंटीग्रेशन करो तो x³/3 और लिमिट 0 से 3। बच्चों ये आया 4t³ और x का मान 3 है, 3 का क्यूब/3 तो 3² हो जाएगा, बराबर 36 t³। और अगर यूनिट लिखने का शौक़ है तो वेबर। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिला, और मैंने कल पढ़ा था कि ये फैशन का सवाल है, इसलिए आज एक बार और ले लिया कि आप कल ना ध्यान से पढ़े हो तो आज पढ़ लें, और नहीं तो कल एग्जाम में आ जाएगा तब वहाँ बैठ के पढ़ोगे, इसलिए पढ़े रहो इसे। अब बच्चों ये फ्लक्स हमें निकाल लिया, फ्लक्स निकाल लिया। अब मेरे को ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ। बोलिए बच्चों लोग, ई का मान बोलो, d/dt ऑफ फाई। देखो मैंने यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्शन अभी लगा लूँगा। अभी हम d∅/dt लिख रहे हैं। अब d∅/dt से डिफ्रेंशिएट करो, जल्दी से करो, तो आ जाएगा 108 और t², और ये हो गया इतना वोल्ट। देखे कितना वोल्ट की बैटरी बन गई, इतना तेज़ी से बैटरी बन गया, 108 t² वोल्ट आ गया। अब बच्चों I का मान निकालनी है तो E/R करना पड़ेगा, E/R। आपको रेजिस्टेंस लिखा हुआ था 1 ओम पर मीटर। क्या लिखा था, 1 ओम पर मीटर। इस तार की पूरी लंबाई कितनी है, 3 मीटर 2 बार और 2 मीटर 2 बार, 10 मीटर है क्या। टोटल लेंथ जोड़ो, पेरीमीटर नहीं निकाल पा रहे हो, अरे उसको पूरा एक तरफ से चलो, एक तरफ तक आ जाओ। कुल कितना मीटर दौड़े, 10 मीटर, तो 10 मीटर हुआ। और रेजिस्टेंस 1 ओम है पर मीटर, तो 10 × 1 हो गया। अब बच्चों किस टाइम पर पूछा है, एट t = 2 सेकंड, 2 सेकंड लिखा था ना। I का मान
108 इंटू 2 स्क्वायर अपान 10। अब ये 2 से इसे काट दो 5, ऐसे नहीं कटेगा, मतलब वही है। अब इसे लगा लो 108 इंटू 2 अपान 5 एम्पियर। ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा। तो बच्चों ये बताओ समझ आया कि नहीं? मैंने इस सवाल को दोबारा से इसलिए लगाया कि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो बहुत सारे लोग सवाल को नहीं लगा पाएंगे और छूट जाएगा, और इस समय क्वेश्चन टीचर पूछ रहे हैं, और जो प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है वो सब आपको आ जाए, समझ लीजिए कि आपके पूरा जीवन भर पढ़ने का काम पूरा हो गया। आप क्लास प्रेप से लेके आज तक जो पढ़े हैं उसका सार्थकता तभी है जब आपका सिलेक्शन हो जाए और जो काम की चीज़ें हैं वो आपको आ जाए। तो चलिए, यहाँ तक की तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। अब बच्चों इसके बाद अब आपको टॉपिक नया लिखना है, और वो लिखना है मोशनल ईएमएफ। एक कहानी कंप्लीट हो गई, बैटरी बनाना सीख गए, करंट निकालना सीख गए। एक बार मेरे को फीडबैक चाहिए, इतना जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है ये सब समझ में आया कि नहीं आया। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा ही जैसे आपने किया तो आप इंडिपेंडेंटली लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे? लग जाएगा। मतलब इसे कंप्लीट मान लें तो एक पॉइंट ख़त्म हो गया, अब दूसरा पॉइंट शुरू हो गया। अब बच्चों लिखेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, अभी हम ईएमएफ पे फोकस कर रहे हैं, और इस मोशनल ईएमएफ को हम लोग कहते हैं हॉल वोल्टेज। क्या कहते हैं? हॉल वोल्टेज। ये हॉल वोल्टेज है। अब ये हॉल वोल्टेज क्या है, मोशनल ईएमएफ क्या है, अब मोशनल ईएमएफ क्यों आया उसको समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो ये कोई जोन है और इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है। बच्चों समझना है, अब आपको ये समझना, आपको कैसे पढ़ना है, आपको ये सोचना है कि देखते हैं यहाँ का आउटपुट क्या है, और जो आउटपुट होगा वही एप्लीकेशन बन जाएगा। वही समझ में आ जाए कि क्या क्या होने से आया है, तब उसी का उल्टा कर दोगे तो सारे सवाल लगते जाएंगे। पहले समझ लो कि क्या क्या होने से आया है, उसी का उल्टा कर दो। जैसे जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन सिखाया जाता है बच्चों को तो पहले पूरी बात लिखी जाती है, फिर जो करने वाला उसको आखिरी में कर दिया जाता है। बोलता है कि तुम उधर से पूरा इंग्लिश बनाते हुए आखिरी तक आ जाओ, तुम्हारा हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन फिक्स हो गया। उसमें कोई रूल और नियम नहीं होता। बस यही तरीका है कि हम पहले कैसे कैसे निकाला, उसी का उल्टा करते चले आओ तो न्यूमेरिकल होने लगता है। इतना ही करना होता है। अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिया, इनवर्ड है, आउटवर्ड इनवर्ड कोई भी ले लो, चलो इनवर्ड ही ले लिया। और बच्चों ये बी कांस्टेंट है। मैंने एक वायर लिया, वायर, अब है तो वायर ही, लेकिन इसको आपको थोड़ा अच्छे से दिखे इसलिए मैंने ऐसा वायर दिखाया है। ये वायर है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो ऐसे देखें आप। और ये वायर का लेंथ L है, इसका लेंथ है L। और मोशनल ईएमएफ माने इसको चलाना है, इसको मेरे को वेलोसिटी v से चलाना है, मोशन हो गया। अब ये चला तो रहे हैं, ये कर क्या रहा है, पहले ये सोचो तार क्या कर रहा है। जैसे मान लो ये पेन के डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइनें हैं, पेन के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइनें हैं, और इसी डायरेक्शन में अगर मैं इस तार को चलाऊं तो कोई मतलब नहीं है, उसी डायरेक्शन में चलने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इस तार को ऐसे चलाऊं
तब ये जो मैग्नेटिक लाइन है इसको ये क्या करेगा, कट करेगा। और जब मैग्नेटिक लाइन कटने लगे तो समझ लो कि ये बैटरी बनने लगी। तो बैटरी बनने के लिए इस तार को क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक लाइन को काटना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, क्योंकि जब वो काट रहा है तो एक लाइन कट रही है और दूसरी लाइन आ रही है। तो जो लाइन को काट रहा है तभी तो चेंज हो रहा है, और अगर वो काटे ना तो चेंज ही ना हो। तो इसलिए फ्लक्स में चेंज होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक लाइन के डायरेक्शन में दौड़ना, या ऐसे दौड़ना कि मैग्नेटिक लाइन कटती रहे। तो मैग्नेटिक लाइन कटती रहे तब तो बैटरी बनेगा, नहीं तो बैटरी नहीं बनेगा। पहले ये देखना है कि मैग्नेटिक लाइन कट रही है कि नहीं कट रही है। अब बच्चों ये इसको मैं जब दौड़ाऊंगा तो मैग्नेटिक लाइन कट हो रही है, ये खट 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 काटते हुए चला जा रहा है। ठीक है, आप दौड़ा रहे हैं, किसको दौड़ा रहे हैं, तार को। तार तो दौड़ रहा है, तार तो बहाना है, लेकिन दौड़ कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। जैसे बोला है कि देश परेशान है, तो देश परेशान नहीं है, देश की जनता परेशान है। देश क्या परेशान होगा, हैं? देश की जनता परेशान होगी ना। जैसे बोलते हैं कि श्रीलंका बहुत परेशान है, श्रीलंका क्या परेशान होगा, हैं? उसकी जनता परेशान होगी। अब ऐसे ही ये तार दौड़ रहा है, तो तार क्या दौड़ रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। मुसीबत तो उस इलेक्ट्रॉन से है जो दौड़ रहा है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहा है तो चार्ज का मोशन हो रहा है, और जब मोशन हो रहा है तो उस मोशन के कारण, चार्ज के मोशन के कारण फील्ड में, अगर फील्ड में मोशन हो जाए चार्ज का, अगर फील्ड में मोशन हो जाए चार्ज का, तो चार्ज पे फोर्स लग जाएगा। अगर फील्ड में मोशन हुआ, चार्ज का मोशन फील्ड में हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चार्ज दौड़ा उस पर क्या लग जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। और उसको बताने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ है और ये मोशन है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता तो यही होता, पर ये नेगेटिव चार्ज है, इसे घुमा दो। जब नेगेटिव चार्ज हो गया तो फोर्स थंब नीचे की तरफ काम करने लगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे तुरंत फोर्स लग गया, और क्या लग गया, क्या लग गया, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स लग गया। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बेचारा तो इधर ही आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा तो जिधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहाँ से वो आ रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कल पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन चला तो जहाँ चला वहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। और जब इधर पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव हो गया तो पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया, और जैसे ही पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये इधर की तरफ, इधर की तरफ कौन सी फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कौन किया, ये चार्ज चलकर, इलेक्ट्रॉन चलकर उसको जनरेट किया, और जब जनरेट हो गया तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको उसने बनाया वही बाद में उसके ऊपर फोर्स भी लगाया। अब वही फोर्स लगाएगा। अब किधर फोर्स लगाएगा, इसके उल्टा लगाएगा, इधर लगाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, Fe। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन दोनों फोर्स के चक्कर में फंस गया। मैग्नेटिक भी दौड़ना तो है ही है, और दौड़ने की वजह से इसके ऊपर दो फोर्स लग गए, एक मैग्नेटिक लग गया और एक इलेक्ट्रिक लग गया, और दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे, दोनों उल्टे डायरेक्शन में लग गए। और ये बेचारा कब तक दोनों के द्वंद्व में रहेगा, एक दिन हताश निराश होकर शांत हो जाएगा। जब शांत हो जाएगा तब दौड़ना बंद कर देगा। जब दौड़ना बंद कर देगा तो लोग क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियम में आ गया। किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो जब इक्विलिब्रियम में आ गया
तो यहाँ पे Fe प्लस Fm बराबर 0 हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में आ गया। जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो उस समय जो भी बोल्ट आएगा, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब ये चलना बंद कर देगा तो क्या फिर नेगेटिव पॉजिटिव पोल बनेंगे? क्या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएंगे? क्या फिर उससे ज़्यादा चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव बढ़ पाएंगे? बोलो, बढ़ पाएंगे। इसका मतलब उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब उस समय ये जो तार है ये क्या बन चुका है? बैटरी बन चुका है, उधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। और इस समय इसका जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? EHV माने हाल वोल्टेज। यही हाल वोल्टेज है या मैक्सिमम ईएमएफ है, उसी को हाल वोल्टेज बोलते हैं। बस उतना ही लिखो, ई मैक्सिमम लिखो। अब ये मैक्सिमम वोल्टेज आ गया। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ई मैक्सिमम। फॉर ई मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी बनी? ई मैक्सिमम आर हाल वोल्टेज, आर हाल वोल्टेज, मैक्सिमम ईएमएफ या हाल वोल्टेज। तो बताओ मैक्सिमम ईएमएफ या हाल वोल्टेज आने की कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हो उसे किस स्टेट में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन कम्स इन इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम है? चलते चलते इक्विलिब्रियम में आ गया तो कम्स इन इक्विलिब्रियम ही लिख लो, डायनामिक भी लिख सकते थे। कम्स इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कम्स इन इक्विलिब्रियम। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका मतलब उस कंडीशन में लॉरेंज फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाल वोल्टेज कब होता है? जब लॉरेंज फोर्स मैक्सिमम होता है, कि लॉरेंज फोर्स 0 होता है, कि लॉरेंज फोर्स पे कोई मतलब नहीं है। ऐसे करके 3-4 ऑप्शन देता है। तो उसका आंसर क्या है? लॉरेंज फोर्स 0 होता है। यही सब थ्योरी है, थ्योरी में यही आता है। बाकी कोई ये नहीं लिखेगा कि संक्षिप्त परिभाषा लिखो, उसमें जो चीज़ें आ रही वही थ्योरी है। इसीलिए जिनको न्यूमेरिकल नहीं आता उनको थ्योरी कभी नहीं आता। यहाँ उल्टा है, आपको न्यूमेरिकल पहले आएगा, एप्लीकेशन पहले आएगा, और जब न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन आ जाएगा तभी आपको थ्योरी आएगा। और अगर आप थ्योरी पढ़ते रहिए आपको जीवन में कभी ना तो न्यूमेरिकल आएगा ना तो कभी थ्योरी आएगा। फिजिक्स और बायोलॉजी में ही अंतर है। बायोलॉजी में थ्योरी पढ़िए, केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़िए, काम चलेगा। और यहाँ थ्योरी पढ़िए, कुछ नहीं आएगा।